बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बूट को इज़्ज़त दो। मैं वोट की बात नहीं कर रहा, वोट को इज़्ज़त दो तो पुराना मामला हो गया। बूट को इज़्ज़त दो और इतना चमकाओ कि अपनी शक्ल बूट में नज़र आने लगे। आज शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और लगता ही है कि इस इंकशाफ की आड़ के अंदर वो बूट चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और बल्कि बूटों के तस्मे उन्होंने मुंह में डाल लिए हैं और लेट गए हैं वो। उनका ये कहना है कि हमारी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई फेटफ के जब कवानीन बन रहे थे और मैं कोट टू कोट उनके अल्फाज आपके सामने दोहराए देता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने हमेशा मेरी इज़्ज़त की और मैंने उन्हें जो भी काम कहा उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। और ये बात हो रही है जब नवाज़ शरीफ ताहयात नाअहल हो गया, जब नवाज़ शरीफ मुजरिम डिक्लेयर हो गया पाकिस्तान की अदालतों से और वो इश्तिहारी होकर लंदन फरार हो चुका हुआ था, ये प्लास्टिक का चे गवेरा, और लंदन में बैठकर ये वीडियो लिंक के ज़रिए जर्नलों को धमकाता था। और बल्कि 3 जो टॉप जर्नल हैं पाकिस्तान के, आर्मी चीफ, DGISI, DG काउंटर इंटेलिजेंस, जनरल इरफान, जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा, इनके नाम ले लेकर जलसों में इनको धमकियां देते थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा अवाम तुमसे हिसाब लेगी। 2018 का हमारा इलेक्शन चोरी किया, हमारा मैंडेट चोरी किया, कौम के साथ साजिश की और इमरान खान को आपने इस कौम के ऊपर लाकर मुसल्लत किया। ये अल्फाज होते थे नवाज शरीफ के। और दूसरी जानिब उनके छोटे भाई जो यहाँ पर बूट चमकाने की कोशिश करते थे, वो मुलाकातें करते थे, कभी उल्टे होकर लेटते थे, कभी सीधे होकर लेटते थे, कभी गेट नंबर 8 के चक्कर काटते थे, कभी गेट नंबर 4 के बाहर पाए जाते थे और बड़ा भाई धमकियां देता था। चौधरी एतजाज़ हसन साहब ने दोनों भाइयों के बारे में एक बार एक बड़ी मज़े की बात बताई थी कि इनका एक हाथ गिरेबान पर होता है और दूसरा हाथ पाँव पर होता है। गिरेबान पकड़ने से मामला ना बने तो ये पाँव पकड़ लेते हैं और बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी जिस दिन से इक़्तिदार से निकाला गया है नवाज शरीफ को, उस रोज़ से लेकर आज तक इनकी चली आ रही है कि एक भाई धमकियां देता है, दूसरा भाई पाँव पकड़ता है, घुटने पकड़ता है, बूट चमकाने की कोशिश करता है या बूटों के तस्मे मुंह में डाल लेता है। अब सवाल यह है कि ये बड़े तवातर से ये जो PDM के और अपोजिशन के रहनुमा गुज़श्ता चंद दिनों से इंटरव्यूज़ दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान, और बार बार ये फ़ौज को घसीट कर ला रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू भी आपने नदीम मलिक के साथ सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई और हमारे कुछ शिकवे शिकायतें एक दूसरे के हमने सामने रखे और मैंने मईशत के हवाले से उनसे बात की तो उन्होंने मेरी ना सिर्फ तजावीज़ को सुना बल्कि जो माशी अबतरी, माशी बदहाली पाकिस्तान के अंदर चल रही है, माशी तबाही, उन्होंने इससे इत्तफाक किया। ये मौलाना फजलुर रहमान के अल्फाज थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि अचानक से इनको गेट नंबर 4 कैसे याद आया, अचानक से सारी मुलाकातें इनको इतनी ज़ोर से क्यों आने लगी, अचानक से वैसे तो ये गजनी बन जाते हैं, वैसे तो इनको अगली पिछली सारी बातें भूल जाती हैं, अचानक से इनको जनरल कमर जावेद बाजवा और बाकी जो मुसल्लह अफवाज के अकाबरीन है आँख का तारा लगने लगे और ये इनकी इज़्ज़त और हुर्मत की कस्में उठाने लगे, इनकी इज़्ज़त और हुर्मत के सामने ढाल बनने लगे कि आप सियासत के अंदर अब मुसल्लह अफवाज को मत खींचें, मत घसीटें। और दूसरी जानिब ये उनके साथ होने वाली जो मुलाकातें हैं वो मुलाकातें मीडिया के ऊपर पब्लिक के सामने लाकर एक्सपोज करने लगे। अब बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द कर्टन भी चल रही हैं। जैसे हमारी सहाफ़ती ज़ुबान में एक टर्म यूज़ की जाती है स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है? एक तो आपको याद होगा कि चंद रोज़ से बल्कि ये बात चल भी रही है कि मियाँ साहब की जो प्लेटें शलेटें हैं उनके जो किडनीज़ के अंदर हार्ट अटैक होते थे, उनको जो उनके ऊपर उनके हार्ट के ऊपर बवासीर के हमले होते थे और उनको इनकलाब बड़ा ज़ोर से आता था
और लंदन के अंदर उनको इनकलाब बड़ा तंग करता था, वो इनकलाब के दौरे प्लास्टिक के चे गुवेरा को पढ़ने बंद हो गए हैं। उनकी प्लेटें शलेटें भी बिल्कुल दुरुस्त हैं और वो किसी भी वक्त पाकिस्तान आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान आने के लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं। एक कंडीशन तो यह है कि इस हुकूमत का खात्मा किया जाए और जैसे ही ये हुकूमत चली जाएगी मौलाना फजलुर रहमान सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, हसन नवाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, मकसूद चपड़ासी गवर्नर स्टेट बैंक बन जाएंगे, तो उसके बाद उनकी तमाम जुमला मर्दाना और जनाना अमराज एकदम से ठीक हो जाएंगे और जो उनको हार्ट के अंदर बवासीर के अटैक होते हैं, उनको जो ये जो बार बार उनको इनकलाब सताता है, इनकलाब उनका ठीक हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा और वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। कोई मई की तारीख दे रहा है, कोई अप्रैल की तारीख दे रहा है, कोई जून की तारीख दे रहा है, कोई जुलाई की तारीख दे रहा है। अब जो तहरीक अदम एतमाद के मामले के हवाले से भी कुछ चीज़ें इस्लामाबाद में चल रही हैं। एक तो असद उमर साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया, उस टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जो सिंध हाउस के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, बल्कि हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं कहना चाहिए, घोड़ा एक बड़ा इंसान दोस्त वफादार जानवर है और हज़ारों बरस से, बल्कि जब से इंसानी तारीख़ सामने आई है या जब से मालूम इंसानी तारीख़ में हमें पता चला है, घोड़ा कभी भी इंसान के साथ बेवफाई नहीं कर सकता और ना कभी घोड़े ने बेवफाई की है। ये जो ब्रोकरी की गई, जो दल्लागिरी की गई सिंध हाउस के अंदर, जो अपने ज़मीर बेचे गए, जो वहाँ पर नोट लेकर अपनी वफादारियाँ तब्दील की गई, उस हवाले से कुछ ऑडियो और वीडियो सबूत वज़ीर आज़म इमरान खान की टेबल पर हैं और वो बहुत जल्द पब्लिक के सामने ये ऑडियो और वीडियो सबूत भी रखेंगे। और जो एक और चीज़, जो एक और बड़ी अहम अपडेट इस्लामाबाद के अंदर सरगोशियों की सूरत में आप कहने चल रही है, वो ये कि तहरीक अदम एतमाद का मामला हार या जीत से आगे निकल चुका है। यानी कि हार हो या जीत हो, ना अपोजिशन के हाथ कुछ आएगा, ना हुकूमत के हाथ कुछ आएगा और मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है। डेडलॉक, बड़ा सख्त किस्म का डेडलॉक है और जो तमाम फरीक हैं, सियासत के तमाम फरीक, वो भी परेशान हैं कि चीज़ें हमारे हाथ से, हमारे कंट्रोल से निकल चुकी हैं, अब इनको किसी सूरत भी रिवर्स नहीं किया जा सकता। और इतलात ये हैं कि कुछ बिहाइंड द कर्टन बातचीत चल रही है कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले ले और कुछ स्टेबिलिटी आ जाए, कुछ बड़े अहम फैसले आइंदा चंद महीनों के अंदर ले लिए जाएं और उन फैसलों के बाद एक टाइम फ्रेम अपोजिशन के साथ तय कर लिया जाए। उस टाइम फ्रेम में ये दिसंबर भी हो सकता है, 2023 का जनवरी भी हो सकता है, या जनवरी के बाद फरवरी और मार्च भी हो सकता है। टाइम फ्रेम के ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ, अर्ली इलेक्शंस करवा लिए जाएं और अर्ली इलेक्शंस जो हैं वो या तो पब्लिकली अनाउंस कर दिए जाएंगे या फिर वो अनाउंस नहीं किए जाएंगे। ये अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान या हुकूमती जमात और अपोजिशन जमातों के दरमियान ये मुआहिदा होगा। कुछ अनासर या आप कह लें कि कुछ इदारे या कुछ शख्सियात एक्टिवली इस बात पर सालिसी करवाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान वो अभी तक अपने पॉइंट पर डटे हुए हैं और उनका मौक़िफ़ ये है कि मेरी हुकूमत जाती है तो जाए। एक तो मैं पाकिस्तान से इस हॉर्स ट्रेडिंग में दोबारा यूज़ कर रहा हूँ, बार बार ज़ुबान पर चढ़ गए, ब्रोकरी का या इस दल्लागिरी का ख़ात्मा करूँगा, सियासी दल्लागिरी का। और मैं अपोजिशन के दबाव में, किसी के भी दबाव में किसी सूरत नहीं आने वाला और जो कंडीशंस रख रहे हैं, जो मुतालबात रख रहे हैं अपोजिशन जमातें, उनमें सरफहरिस्त तो आपको पता है कि NRO दे दिया जाए, मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएँ, हाथ तोला रखा जाए। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं है। लेकिन ये चीज़ मैं दोबारा आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि मामलात सियासत और सियासी रहनुमाओं के हाथ से निकल चुके हैं और मामलात कहीं और जा चुके हैं। इस वक्त बड़ी शदीद किस्म की एक पॉलिटिकल क्योस की सिचुएशन है इस्लामाबाद में और 26 मार्च तक इत्तेहादी जमातें भी अनाउंस कर देंगी और इत्तेहादी जमातों की जानिब से कोई 5 से 7 वोट
टूटने की मज़ीद यानी कि अपोजिशन की झोली में जाने की इतलात हैं। और जिस तरह से मैं भी कल तक यही समझ रहा था कि बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं, अब यूँ समझ लें कि जो तराजू का झुकाव है वो हुकूमत की जानिब कम है, अपोजिशन की जानिब ज़्यादा है। और चीज़ें बहरहाल देखें, सियासत के अंदर चंद घंटे भी बड़े अहम होते हैं, चंद दिन भी बड़े अहम होते हैं। बहरहाल कुछ दिन हुकूमत के हाथ में है, टाइम भी हुकूमत के हाथ में है, चीज़ें बदलते हुए देर नहीं लगती। ये थी आज की अहम अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। वीडियो के हवाले से फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।